अगर कोई भी संस्थान, चाहे परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसी जिसको दिया गया है या फिर एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, उनकी संलिप्तता प्रकाश में आती है तो उनके भी जो चल और अचल संपत्ति उसको आइडेंटिफाई करके उनकी कुर्की जब्ती की जा सकती है। और इन जो स्वामी थे एग्जामिनेशन सेंटर्स के, उनको हम लोग जेल भेज चुके हैं। और जैसे ही चार्जशीट होगा और बाकी लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आएगी तो उनकी चल और अचल संपत्ति की जो कुर्की और जब्ती की कार्रवाई हम लोग करेंगे। और ये पहली बार ही होगा। रंजीत कुमार रजक जो पहले परीक्षा के मामलों में संलिप्त रहे हैं और वो भी एक सरगना रहे हैं इस प्रकार के लीक के मामलों में, उनके ऊपर भी डीए का केस काफ़ी आगे तक बढ़ गया है और थोड़ी देर में हम लोग उसको भी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन प्राप्त करके चार्जशीट करेंगे। बीपीएससी में पेपर लीक को लेकर अब जो है कोचिंग संस्थान भी आर्थिक अपराध इकाई के रडार पर है। उनके जो डीआईजी हैं मानवजीत सिंह भिल्लो, वो क्या कुछ कह रहे हैं कोचिंग संस्थानों को लेकर, पहले आप सुनिए। बिहार पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये जो संगठित गिरोहों के द्वारा बार बार परीक्षा लीक के मामले हो रहे हैं और बिहार पुलिस में आर्थिक अपराध इकाई ही बिहार पुलिस की तरफ से नोडल इकाई है जो ऐसे सभी कांडों को और मामलों को, सूचना और आसूचनाओं को डील करती है। जैसे सर ने बताया कि इसी वर्ष आप सभी अवगत हैं कि वर्ष 2024 में ही बिहार सरकार के द्वारा बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 लागू किया गया है। ये एक बहुत ही अच्छा कानून है। इसमें इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं जो पूर्व में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम था उसमें नहीं थे। जैसे कि उदाहरण स्वरूप, अब कोई भी परीक्षा लीक में यदि किसी संगठित गिरोह उसकी शामिल होने के तथ्य प्रकाश में आते हैं तो 10 वर्ष की सज़ा की गई है। पहले जो सज़ा थी, सज़ा बहुत कम थी और 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ करके फाइन का इसमें प्रावधान किया गया है। इसका एक और जो अच्छा फीचर ये है कि अगर कोई भी संस्थान, चाहे परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसी जिसको दिया गया है या फिर एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, उनकी संलिप्तता प्रकाश में आती है तो उनके भी जो चल और अचल संपत्ति उसको आइडेंटिफाई करके उनकी कुर्की जब्ती की जा सकती है। और इसकी वजह से जो सरकार को नुकसान होता है परीक्षा संचालन, क्योंकि पैसा लगता है, सरकारी राजस्व की इसमें क्षति होती है, तो उसका कंपनसेशन किया जा सकता है। तो इसी मामले में जो भी आप जानते हैं कि जो CHO का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का जो परीक्षा लीक हुआ है, पहली बारी बिहार राज्य में इस अधिनियम के तहत इस कांड को दर्ज किया गया है। और इसमें जितने भी 12 के 12 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनके हम लोग स्वामित्व का हम लोग ब्यौरा ले रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से और GST की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स वहीं से पंजीकृत होते हैं। और कुछ जैसे आप जानते हैं कि उसमें से 3 जो स्वामी थे एग्जामिनेशन सेंटर्स के, उनको हम लोग जेल भेज चुके हैं। और जैसे ही चार्जशीट होगा और बाकी लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आएगी तो उनकी चल और अचल संपत्ति की जो कुर्की और जब्ती की कार्रवाई हम लोग करेंगे। और ये पहली बार ही होगा। इससे पहले जैसे ADG हेडक्वार्टर सर ने बताया कि अभी तक जब से आर्थिक अपराध इकाई का गठन हुआ है, लगभग 10 परीक्षा लीक के मामले हम लोगों ने इनका अनुसंधान किया है। जो हाल फिलहाल 2022 से बड़े बड़े परीक्षा लीक के मामले हुए, BPSC का PT परीक्षा का हुआ था, उसके बाद फिर केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती परिषद का परीक्षा लीक हुआ, BPSC TRE टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का हुआ, नीट का भी प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किया गया और अब CHO का जो ऑनलाइन परीक्षा लीक मामला हुआ है। इन सभी मामलों में समेकित रूप से कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने एक बहुत ही व्यापक डेटाबेस बनाया है। इस डेटाबेस में लगभग 170 लोगों का अभी हम लोगों के पास प्रोफाइलिंग हुआ है और इसमें बिहार राज्य के अतिरिक्त हम लोगों का लगातार संपर्क रहा है उत्तर प्रदेश के साथ, झारखंड के साथ, हरियाणा के साथ। और जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो गुजरात और महाराष्ट्र से भी वहाँ से टीम्स आई थी। तो हम लोगों के पास एक समेकित डेटाबेस बना है ऐसे गिरोहों का जो कि बिहार राज्य में भी कार्यरत हैं और अन्यत्र भी कार्यरत हैं। और इस लोग आपस में परस्पर सहयोग भी करते हैं। उनका प्रोफाइलिंग करके हर बारी जब भी कोई भी परीक्षा होती है तो हम लोग इसके संबंध में अलर्ट्स भी जारी करते हैं। इसके अलावा जो साइबर पेट्रोलिंग है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे पैसा लेने के लिए, उनको इन ग्रुप्स के साथ जोड़ने के लिए ज़्यादातर साइबर स्पेस का इस्तेमाल होता है। तो हम लोगों का एक 24x7 घंटे कार्यरत है, समर्पित इकाई है जो कि सोशल मीडिया पेट्रोलिंग के अतिरिक्त ऐसे मामलों की साइबर पेट्रोलिंग भी करता है और सूचनाओं और आसूचनाओं का संकलन करता है। उसके बाद ये जो गिरोह हैं, इनके जो प्रमुख सरगना हैं, इनको आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए भी हम लोगों ने कार्रवाई किया है।
अभी जैसे आप अवगत होंगे, जो संजीव मुखिया है, जो कि प्रमुख सरगना रहा है नीट में भी और सीएसपीसी में भी और बीपीएससी में भी, उसके ऊपर डीए का केस किया गया है। और उसी डीए की केस की वजह से जो लगभग 6 महीने से उसके ऊपर नो कर्सिव स्टेप लगा हुआ था, दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगी हुई थी। हम लोगों ने सारा एविडेंस प्रस्तुत किया कोर्ट में, और अब वो कार्रवाई, जो दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगी हुई थी, उसको ख़त्म किया गया है। और वारंट और कुर्की की कार्रवाई के लिए हम लोगों ने प्रार्थना की है कोर्ट से। इसके अलावा रंजीत कुमार रजक, जो पहले परीक्षा के मामलों में संलिप्त रहे हैं और वो भी एक सरगना रहे हैं इस प्रकार के लीक के मामलों में, उनके ऊपर भी डीए का केस काफ़ी आगे तक बढ़ गया है, और थोड़ी देर में हम लोग उसको भी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन प्राप्त करके चार्जशीट करेंगे। इस तरह के अन्य, पहले तो इसको हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में बांटा है, लोक सेवक और गैर लोक सेवक। लोक सेवकों की कैटेगरी में जो सरकारी कर्मी शामिल हैं, उनके ऊपर पीसीएफ का केस करेंगे। और फिर एक प्लेटफॉर्म होता है रीजनल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, इसमें जो आयकर विभाग होता है, अग्रणी विभाग है, तो जितने भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स के केस होते हैं, उनके माध्यम से उनको सूचना साझा किया जाता है, और वहीं से सूचना प्रवर्तन निर्देशालय ईडी को भी जाती है। पूरे वर्ष में कई मामले सामने आए हैं, साइबर अरेस्ट से लेकर के साइबर पर 2 हफ्ते 27 अगले 2 हफ्ते में साइबर, क्योंकि आज का विषय सिर्फ आर्थिक अपराध इकाई का है, हम लोगों के पास आंकड़े नहीं हैं। अभी तक तो जो हमारा जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड कांस्टेबल्स वाला एग्ज़ाम लीक हुआ था, तो उसका जो कैलटेक्स प्राइवेट मल्टीवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की एक शेल कंपनी थी, वो आइडेंटिफाई हुए। इनफैक्ट जब हम लोगों ने उस केस का अनुसंधान किया था, तब हम लोगों को इस अपराध शैली का पता चला था कि बहुत सी कंपनीज जो पूर्व में ब्लैक लिस्टेड हैं बाकी जगह पे, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं परीक्षा लीक के, तो वो इसी तरह से शेल कंपनीज बना के काम कर रही हैं। उसके बाद ही हम लोगों ने डेटाबेस बनाना तैयार किया है, और अभी हम लोग, जैसे आपको बताया कि आजकल ज़्यादातर एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मॉडल में चले गए हैं, तो उसी का डेटाबेस हम लोग बना रहे हैं। एक बार ही हम लोगों के पास पता चल जाएगा कि कितने ऑनलाइन सीबीटी बिहार में पंजीकृत हैं, उसके बाद जो जीएसटी की अथॉरिटीज़ हैं और एमसीए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहाँ से विवरणी प्राप्त करके हम लोग पता करेंगे कि उसमें कितने ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो पहले, जिनकी कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हुई हैं, और उसी के आधार पर जो उनका फाइनेंशियल ट्रेल देख के हम लोग उनको शेल कंपनीज के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ, अभी तक हाँ, अभी तक परीक्षा लीक का संबंधित कोई वो नहीं। दूसरा सर, आपने कहा कि वो तो अलग है, वो हुलिंगनिज्म बोलिएगा, वो तो जिला प्रशासन हो सकता नए है। कानून के तहत जो है आप कार्रवाई करेंगे पुराने और नए दोनों मामलों। हाँ, जो जी पुराने मामलों में एक्ट में ये प्रावधान है कि पुराने मामलों को भी आप ले, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो पीएमएलए एक्ट के नीचे, क्योंकि ये संगठित गिरोह है। हाँ, नहीं, इस वाले एक्ट में नहीं, इस वाले बीएनएसएस एक्ट जो है, बीएनएसएस एक्ट है जो पुराने मामले पे भी लगेगा, क्योंकि ये प्रोसीड्यूर्स हैं, ठीक है। पहले जो दंड प्रक्रिया संहिता थी, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। सो बीएनएसएस में कल आपको डीजीपी साहब ने ब्रीफ किया था, तो उन्होंने कहा था, सो पहले हम 102 सीआरपीसी में प्रावधान रखते थे सीजर्स के लिए, अभी उसी को 106 बीएनएसएस में प्रावधान रखा गया है सीजर का। और एक नया प्रावधान भी है बीएनएसएस में 107, जिसमें अटैचमेंट और प्रोक्यूचर का भी प्रावधान है। सो बीएनएसएस के तहत हम पुराने मामले को भी ले सकते हैं, नहीं। विधायक पर खड़े तुरंत में कहा कि जांच पहुंची है, वो तो आज का विषय नहीं है। सर, आज का विषय स्पेसिफिक था। जी, जरूरी होगा डीओ से लेना सेंट्रल को देने के लिए, ये एक बाध्यता होगी सेंट्रल को आइडेंटिफाई या उसे सही तरह से उसे मापदंड से ये खड़ा है या नहीं, क्योंकि एग्जाम जिस तरह से वो गड़बड़ी सामने आ रही है, क्या एक मानते हैं सर ये जरूरत है साथियों को भी ये एनओसी देने के लिए आप बोल रहे थे सर? इस पर अभी तक क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, हम लोग वेटिंग जरूर करेंगे। एनओसी की निर्णय सरकार के ऊपर, परंतु एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि बिहार पुलिस इतना सक्षम जरूर है, जब अंडरग्राउंड नक्सल नेताओं पर पीएमएलए की कार्रवाई हुई थी, उसी प्रकार यहाँ भी पीछा किया जाएगा। हम लोग बनाएंगे फैमिली ट्री,
दादा को क्या संपत्ति था, पिताजी को क्या संपत्ति था, सब परिवार के सदस्य को क्या संपत्ति है, कौन किस तरह का जीवन शैली व्यतीत कर रहा है, कौन आईफोन यूज कर रहा है जबकि उसके स्रोत ही नहीं है, कौन मोटरसाइकिल 3 लाख का चढ़ रहा है, 5 लाख का उसको है ही नहीं। पीएमएलए के तहत जैसे संजीव मुखिया के नाम आई, ये टारगेट है हमारे। इनका जितना जन संपत्ति है वो तो खंगालेंगे ही, उसके अलावे इनके अगर हितनाता लोग भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन पर भी चार्जशीट किया जाएगा। पीएमएलए के तहत 5 साल की सजा ऐसे सभी सहयोगी और संबंधी का भी है जो उस अवैध तरीके से धन का प्रयोग करते हैं, जो प्रोसीड ऑफ क्राइम। विदिन बिहार में क्या कुछ हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई हुए हैं, जैसे हम साइबर फ्रॉड में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वैसे विदिन बिहार में कुछ पेपर लीक मामले में कुछ हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई हुए? देखिए हॉटस्पॉट नहीं, ये प्रोसेस अब हम लोग कर रहे हैं। 2 जगह से जो ऑनलाइन परीक्षा केंद्र हैं, 2 जगह से ये पंजीकृत होते हैं। कुछ परीक्षा केंद्र एज कंपनीज पंजीकृत होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से। तो हम लोगों ने जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ हैं उसके कार्यालय को हम लोगों ने पत्र लिखा है। 3 कंपनियों के अभी तक हम लोगों को डिटेल्स मिले हैं, लेकिन जो अधिकांश ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स, इसी क्रम में हमको पता चला कि उनको मात्र जो जीएसटी अथॉरिटीज़ हैं वहीं से ही जीएसटी नंबर लेके पंजीकृत किया जाता है। तो हम लोगों ने स्टेट जीएसटी कार्यालय को और सेंट्रल जीएसटी कार्यालय को भी, क्योंकि दोनों जगह पे है, हम लोगों ने पत्र लिखा है कि कितने ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स, जिसको आधिकारिक रूप से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेंटर्स बोलते हैं, आपके पास रजिस्टर्ड है, उसकी सूची हम लोग मंगवा रहे हैं और संपूर्ण बिहार राज्य का एक हम लोग डेटाबेस तैयार करेंगे उसको लेकर। कांड में कितने लोग चिन्हित किए गए हैं, कितनों की गिरफ्तारी हुई है? आपने बताया कि 10 कांड आइडेंटिफाई किए गए, हाँ। तो कितने लोगों को चिन्हित किया गया, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? एक जो हम स्पष्ट करने चाहते हैं, पहले महोदय का एक प्रश्न था, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेंटर, अगर किसी ने शेल कंपनी बनाया है तो उसकी भी जांच की जाएगी। होता है कि किसी आदमी को खड़ा करके कोई सेंटर खोल लेता है, तो ये भागीदारी होंगे सेम सजा के, बिकॉज ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के पार्ट होंगे। ये जितने टेस्ट सेंटर्स हैं, हमारा पहला काम है उनको वेट करना, हम करेंगे। जैसे सर ने बताया कि जो शेल कंपनीज, आप सभी जानते हैं कि जो CSPC का केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ था, उसमें एक शेल कंपनी का कैलटेक्स मल्टी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड थी। तो उसी तरह से हम लोगों ने पता लगाया था कि उसका इनिशियल पेड अप कैपिटल कहाँ है, डायरेक्टर्स कैसे हैं। तो उसी से ही हम लोगों ने उस कंपनी के 4 डायरेक्टर्स को जेल भी भेजा था। इसी प्रकार जैसे सर ने बताया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में एक बार हम लोगों के पास डेटाबेस आ जाएगा, तो उसके बाद जितने भी इनके DIN नंबर्स हैं, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर्स होते हैं, और GST नंबर्स हैं, उसके माध्यम से हम लोग ये पता करने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में इनके डायरेक्टर्स कौन हैं। अगर डायरेक्टर्स हैं तो क्या वो उनमें इनिशियल पेड अप कैपिटल किन लोगों का लगा हुआ है, क्योंकि ऐसी भी सूचनाएं रहती हैं कि बहुत से जो संगठित गिरोह के माफिया हैं उनका खुद का पैसा ऐसे परीक्षा केंद्रों में लगता है। तो उसी के ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसी को लेकर एक समेकित डेटाबेस बना रहे हैं। एक टाइम पे एक टोटल जो अभी तक 2012 से जो आंकड़ा दिया गया था, 2012 से 10 परीक्षा लीक के मामले आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किए गए थे, जिसमें से 545 टोटल अभियुक्त थे, जिनमें से 250 के ऊपर हम लोग आरोप पत्र कर चुके हैं। जो ज़्यादातर आपको मालूम होगा कि BPSC में हम लोगों ने अराउंड 280 लोग उसमें अभियुक्त थे। तो ये जो आंकड़ा है, अभी चार्जशीट जाने वाला है, अगले 2 हफ्तों में चार्जशीट जाएगा अभ्यर्थियों के ऊपर, तो चार्जशीट करने वालों का आंकड़ा लगभग 400 के ऊपर हो जाएगा। जी। जैसे आप जानते हैं कि पहले काफ़ी देर तक नो कर्सिव स्टेप लगा हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने जो DA का केस किया था, DA के केस पे फिर हम लोगों ने सारे जो तथ्य थे प्रस्तुत किए, कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए। तो नवंबर के लास्ट वीक में ही ये नो कर्सिव स्टेप हटा है और अब हम लोग वारंट और उसका कुर्की का कार्रवाई कर रहे हैं। अब उसकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है और समानांतर रूप से हम लोगों ने एक समर्पित टीम भी बनाया उसको गिरफ्तार करने। जो संपत्ति जब्ती वाली कार्रवाई जो है वो कानून बनने के बाद जो कांड दर्ज किए जा रहे हैं उन पे लागू होगा, ये जो पुराने मामले होंगे पेपर लीक के उन पे भी लागू होगा? नहीं, दोनों पे इसमें 2 अलग अलग प्रावधान हैं। सबसे पहले कि जो नया कानून जो बना है, नए कानून में जो अतिरिक्त व्यवस्था की गई है कि जो एजेंसियां हैं, जो जैसे कि जैसे इस वाले में देखिए एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, जो प्राइवेट संस्थान है, जो परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसियां हैं, जब भी कोई परीक्षा होती है,
कंप्यूटर सप्लाई जितने भी जब भी परीक्षा होती है तो किसी न किसी एजेंसी को आउटसोर्स किया जाता है इस काम को। तो नए वाले कानून में ये प्रावधान है कि जब भी इन एजेंसियों की सलिप्तता भी प्रकाश में आती है तो इनकी भी चल अचल संपत्ति उसका ब्यौरा देख के आप उनके ऊपर अधिहरण की कार्रवाई कर सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। जो इससे पहले वाले हैं उसमें क्योंकि संगठित गिरोह ही इन कामों में लगा रहता, तो पीएमएलए के प्रावधान है क्योंकि 2005 के बाद पीएमएलए लागू है, तो जो पीएमएलए के प्रावधानों के अनुरूप जो उसके दायरे में आते हैं वो हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं चल अचल संपत्ति की। और एक और जो तीसरा मैंने आपको बताया कि जो सरकारी सेवक हैं, क्योंकि सरकारी सेवक के ऊपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का यदि डीए का केस बनता है और हम लोग दर्ज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जितने भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के कांड होते हैं ये पीएमएलए के नीचे एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है। तो इसकी जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया रीजनल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल प्लेटफॉर्म, जो कि आयकर विभाग इसमें अग्रणी विभाग है, वित्त विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे ये प्लेटफॉर्म बना है। तो ऑटोमेटिकली जितने भी डीए के केसेस होते हैं उसकी सूचना प्रवर्तन निर्देशालय को भी दी जाती है, तो वो भी इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। और यदि उनको भी अपने लायक कार्रवाई करने के लिए बनता है तो अपना ईसीआर दर्ज करके वो भी काम करते हैं। तो हम लोगों ने इन केसेस की जो सूचना है उनके साथ ऑलरेडी साझा की कटिहार के केस में मुझे इतनी जानकारी कि शायद वो लीक का मामला नहीं था, उसमें काफ़ी स्कॉलर्स का मामला था, इम्पर्सोनेशन का मामला था। 37 से 38 लोग उसमें जेल गए हैं, लेकिन क्योंकि उस केस का अनुसंधान हम लोग नहीं कर रहे हैं और जो भी डिटेल्स होगा वो हमारे साथ साझा होता ही है, तो हमारे से जो अपेक्षा होगी एज आर्थिक अपराध इकाई हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। पूरे बिहार राज्य में 3 कोचिंग सेंटर्स हमारे रेडार पर हैं। कोचिंग सेंटर्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं। तो संपर्क लीग से सर एक कहना चाहेंगे, क्या ये अपेक्षा करेगी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली एजेंसियां हैं कि वो पहले से अलर्ट करें, जैसे राष्ट्रपति ने आपको पहले अलर्ट कर दिया तो उसके माध्यम से वो पकड़ में आ गए, अगर ये पहले अलर्ट नहीं किए रहते तो संभवतः हम लोगों ने जो ये वाला CHO का केस हुआ था इसमें हम लोगों को सूचना स्वयं ही आ गई थी और हम लोगों को जैसे अभी आपने देखा भी होगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, हम लोगों ने एक नई प्रथा शुरू की है जिसमें एक एडवाइजरी हम लोग परामर्शिका जारी करते हैं, जिसका हम लोग एक विज्ञप्ति भी देते हैं प्रेस के माध्यम से, ताकि जो अभ्यर्थी हैं अभिभावक उनको पता चल जाए कि उनके पास कोई भी इस तरह की सूचना है। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा आयाम ये है क्योंकि अब लोगों को मालूम है कि इस तरह की परीक्षा से पहले बहुत से ऐसे गिरोह भी एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि सिंपल फर्जीवाड़ा करते हैं, धोखाधड़ी के नाम पे स्टूडेंट्स को कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास एग्ज़ाम आ गया है, आप हम लोगों को पैसा देना शुरू कीजिए। तो उसमें भी उन बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं, उनके अभिभावक हैं जो इस ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो ये परामर्शिका हम लोग अमूमन 4 से 5 दिन पहले हम लोग करते हैं और उसके बाद काफ़ी सूचनाएं हम लोगों को आती भी हैं। तो ये हम लोगों ने एक मानक संचालन प्रक्रिया बना लिया है। हम लोग वो कर भी रहे हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि जो आउटरीच हम लोग कर रहे हैं, जो NTA का था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसमें एक जो हाई पावर्ड कमेटी बना था माननीय एक्स इसरो अध्यक्ष की अध्यक्षता में, उसमें भी EOU को बुलाया गया था। लगभग 2 घंटे हम लोगों का वहाँ पे हुआ। हम लोगों ने उनको जो भी सुझाव थे वो दिए भी, जो कि उनके द्वारा इनकॉर्पोरेट भी किए गए हैं। इसी तरह से जो CSPC का दोबारा एग्ज़ाम रिकंडक्ट हुआ और BPSC टीचर्स का एग्ज़ाम रिकंडक्ट हुआ, तो परीक्षा नियंत्रक थे, उनको हम लोगों ने जो भी पिछले एग्जाम्स में लूप होल्स रहे या फिर जहाँ पे भी संगठित गिरोह ने जिन लूप होल्स का फ़ायदा उठाया उसका पूरा परामर्शिका हम लोगों ने दिया था और हम लोगों का डीब्रीफिंग सेशन भी हुआ था। तो इस तरह का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो निश्चित रूप से जो परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसीज़ हैं उनको हम लोग सुझाव देते हैं और परामर्शिका भी देते हैं। ये मैंने आपको बताया भी था, जो हमको सूचना भी। अब EOU को मजबूत करने के लिए क्या किया जा रहा है? ADG EOU बना। जैसा सर ने कहा, एक तो आपने मानवजीत सिंह भुल्लो को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे थे जिस प्रकार से पेपर लीक हो रही। इसमें कई जो है कोचिंग संस्था का भी जो है नाम है, लेकिन उसमें से 3 कोचिंग संस्था जो है EOU की जो है रडार पर है। और उनसे जब पूछा गया कि वो कौन कौन कोचिंग सेंटर है, उस पे वो कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन हाँ, इतना तो जरूर है कि बिहार के जो 3 सबसे बड़े कोचिंग सेंटर है उस पे जो है आर्थिक अपराध इकाई का जो है रडार नजर आ रही है। देखने वाली बात रहेगी कि BPSC से लेकर जो परीक्षा लीक हुई थी उस पर अब तक की कार्रवाई में क्या कुछ निकल कर आती है और आगे क्या होने वाली है। लेकिन कोचिंग सेंटर की अगर बात कर ली जाए तो 3 कोचिंग सेंटर जो है EOU की रडार पे नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे और ऐसे खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए
आगाज फर्स्ट न्यूज।